दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीएम मिश्र और अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी स्नेहिल स्पर्श। अचेत पड़े रोशनलाल जी अचानक बिस्तर से उठ बैठे और यश के साथ खेलने लगे। फिर हमेशा की तरह रोशनलाल जी आज पुनः यश से हार गए। हारने पर यश उन्हें हमेशा घोड़ा बनने की सजा देता था, इसलिए यश के बिना कहे ही रोशनलाल जी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। यश उनकी पीठ पर सवार होकर विजयी मुद्रा में खिलखिलाने लगा। यश की चहक सुनकर रोशनलाल जी के शरीर में फुर्ती आ गई और वो उसको गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर चल पड़े। तो आइए सुनते हैं दादा पोते के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण करती ये कहानी। अरसे बाद ऐसा हुआ कि सूरज निकलने के बाद भी रोशनलाल जी अभी बिस्तर पर ही थे। सूर्य किरण की लालिमा कमरे में बिखर कर उनके शरीर को गुनगुना कर रही थी और उन्हें बिस्तर छोड़कर बाहर निकलने को कह रही थी। लेकिन आज रोशनलाल जी तनिक विस्मय में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज सुबह इतनी जल्दी क्यों हो गई। रोज तड़के चुपके से बिस्तर पर आकर सीने से चिपक जाने वाला उनका पोता यश अभी तक उनके पास नहीं आया था। रोशनलाल जी के लिए यश का आना ही सुबह का संदेशा होता था। धूप जब तेज हुई तो रोशनलाल जी ने बेमन अपनी आंखें खोली। उन्हें आज की सुबह कुछ उदास सी लग रही थी। शायद ऐसा पहली बार हुआ कि पोते यश की नन्ही हथेलियों के स्पर्श के बिना रोशनलाल जी ने आंखें खोली। 6 साल हो गए। वो जब सुबह जागते तो उनका पोता यश उन्हें बिस्तर पर ही मिलता। यश अपनी उंगलियों से उनकी पलकों को ऊपर उठाता, मूछें मरोड़ता और कभी कभी उनके पेट पर बैठकर उछलने लगता। यश की शरारतें रोशनलाल जी को देर तक वात्सल्य रस में डुबोए रहती। बचपन में जब यश चल फिर नहीं पाता था तो उसकी माँ सुनीता रोज सुबह उसे रोशनलाल जी के पास छोड़ देती थी। फिर दिन भर दादा पोते की जोड़ी मस्ती करती और रात में जब सोने का समय होता तो सुनीता उसे अपने साथ ले जाती। फिर यश जब खुद के पैरों से चलने लगा तो भोर होते ही माँ को छोड़कर वो आंख मीचते हुए चुपचाप दादाजी के पास पहुंच जाता। रोशनलाल जी की जब नींद खुलती तो वो यश को अपने सीने से चिपका हुआ पाते। ऐसा लगता कि रोशनलाल जी के सीने में ही यश की जन्नत है। यश जब 4 साल का हुआ तो उसका नर्सरी में एडमिशन करा दिया गया, लेकिन तब भी वह स्कूल के अलावा बाकी का समय दादाजी के साथ ही गुजारता। दादा पोते की जोड़ी दिन भर बच्चों वाले खेल खेलती, हार जीत पर लड़ती झगड़ती और रात में सोने से पहले सुलह कर लेती। पोता यश रोशनलाल जी के हृदय की धड़कन बन चुका था। उसके बिना वो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज रोशनलाल जी की धड़कन न जाने क्यों उनके हृदय से लय मिलाने के लिए अब तक नहीं आई। धूप बढ़ रही थी। रोशनलाल जी सिर उठाकर बार बार यश के कमरे की ओर झांकते और जब यश की आहट न मिलती तो फिर लेट जाते। यश के कमरे का दरवाजा अब तक नहीं खुला था। उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी। रोज सुबह बहू सुनीता जब यश के लिए नाश्ता बनाती तो किचन से बर्तनों की खटपट सुनाई देती, लेकिन आज बर्तन भी शांत थे। पूरे घर में खामोशी थी। यश के आने में जितनी देर हो रही थी उतनी ही रोशनलाल जी की चिंता बढ़ रही थी। आखिर आज यश गया कहाँ? बिस्तर पर पड़े रोशनलाल जी मन ही मन यश के ना आने के कारण के बारे में सोचते और फिर खुद ही उसका निवारण भी कर लेते। उनकी बेसब्री बढ़ रही थी। इसी बीच बेटे पवन की तेज आवाज सुनकर वो चौंक गए और उठ बैठे। यश, कितनी देर लगा दी तुमने? मैंने पहले ही बताया था कि 7 बजे निकलना है हमें, और तुम अभी तक सो रहे हो। बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अब बाहर अकेले ही रहना है। ऐसे ही लापरवाही करोगे तो कैसे काम चलेगा?
अगर वहां भी इसी तरह सोते रहोगे तो हो चुकी है पढ़ाई। पवन काफी देर से बेटे यश को उठने के लिए कह रहा था, लेकिन यश उसकी आवाज सुनता और बिस्तर से थोड़ा सिर उठाकर ऊं ऊं करता, फिर तकिए में मुंह छिपाकर लेट जाता। यश 6 साल का हो चुका था। उसकी नर्सरी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब पहली कक्षा में पढ़ने के लिए पिता पवन ने उसका एडमिशन शहर के एक बड़े बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। यश को आज अपने स्कूल में उपस्थिति दर्ज करानी थी। पवन की शुरू से ही इच्छा थी कि यश किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। पवन एक नामचीन फाइनेंस कंपनी में मैनेजर था। उसकी अच्छी खासी कमाई और प्रतिष्ठा थी। यश का स्कूल भी उसकी प्रतिष्ठा के लिए मायने रखता था। वो किसी भी कीमत पर यश को बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहता था। उसे यश को अपने से दूर रखना तो मंजूर था, लेकिन उसकी पढ़ाई के स्टैंडर्ड में कोताही बिल्कुल मंजूर नहीं थी। हालांकि यश घर से दूर नहीं जाना चाहता था। उसका मन था कि वह घर से ही स्कूल जाए। बोर्डिंग सिस्टम की पढ़ाई उसे रास नहीं आ रही थी। लेकिन पवन ने यश को बोर्डिंग स्कूल में डालने का निर्णय पक्का कर लिया था। उसके निर्णय को पलटने का साहस किसी में नहीं था। पत्नी सुनीता ने शादी के बाद कभी भी पवन की बात नहीं काटी, सो इस मामले में भी वो कुछ नहीं बोली। सुनीता का मन नहीं था कि यश बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़े, लेकिन वो पवन के फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हालांकि रोशनलाल जी ने यश को बोर्डिंग स्कूल में भेजने के निर्णय का खुलकर विरोध किया था, लेकिन पवन की जिद के आगे उनकी चल नहीं पाई। फिर भी रोशनलाल जी को विश्वास था कि देर सवेर पवन अपना इरादा बदल देगा और यश उनके साथ ही रहेगा। उन्होंने पवन को कई बार समझाया, बेटा, यश अभी बहुत छोटा है। इतनी कम उम्र में वह माँ से दूर नहीं रह पाएगा। पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार भी जरूरी होता है। लेकिन पवन को समझाने की उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। रोशनलाल जी को बिना बताए ही पवन ने यश के एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी और आज वह यश को नए स्कूल में छोड़ने जा रहा था। पवन ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी। यश के कपड़े, किताब कापियां, जूते चप्पल और अन्य जरूरी सामान रात में ही पैक करके रख लिए थे। सोने से पहले उसने यश को हिदायत दी थी कि सुबह जल्दी जाग जाना, ठीक 7 बजे हम घर से निकल चलेंगे। लेकिन 8 बजने को आए यश बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। पवन यश को स्कूल छोड़ने के लिए जितना ही जल्दी में था, यश उतनी ही सुस्ती दिखा रहा था। काफी देर तक जब यश बिस्तर से नहीं उठा तो पवन ने झुंझलाहट के साथ फिर आवाज लगाई, यश, सुन क्यों नहीं रहे हो? कान पकड़कर उठाना पड़ेगा क्या? चूंकि यश अपने पिता की जिद को जानता था, इसलिए अंततः वो तैयार होकर मुंह बनाता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो पराजय की मुद्रा में था। लग रहा था जैसे उसने पिता के सामने हथियार डाल दिए हों। पवन यश का हाथ पकड़कर खींचते हुए तेजी के साथ बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर रवाना हो गया। रोशनलाल जी चुपचाप देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। पवन शाम को घर लौटा। वो रोशनलाल जी को यश के नए स्कूल के नियम कायदों के बारे में बताने लगा। पापा, यश के स्कूल के नियम बड़े सख्त हैं। नियमित कक्षाओं के अलावा उसे स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी। संडे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ बड़े त्योहार या किसी होनी अनहोनी की स्थिति में ही घर आने की अनुमति मिलेगी। अब अपन फुर्सत हो गए। यश 12वीं कक्षा तक वहीं रहकर पढ़ेगा। पवन की जुबान से निकल रही बातें रोशनलाल जी को गहरी चोट पहुंचा रही थीं। वो मन ही मन पवन पर नाराज थे। नालायक, इस घर में मेरा एक ही सहारा था, उसे भी तुमने मुझसे दूर कर दिया। रात में जब खाना खाने का समय हुआ तो पवन ने रोशनलाल जी को बुलाया, लेकिन उन्होंने भूख नहीं है कहकर खाने से मना कर दिया।
अक्सर रोशन लाल जी रात में खाना नहीं खाया करते थे, इसलिए पवन ने उनकी ना को गंभीरता से नहीं लिया और खुद खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह रोशन लाल जी जब देर तक बिस्तर से नहीं उठे तो पवन को चिंता हुई। वो उनके कमरे में गया तो रोशन लाल जी ने बताया कि न जाने क्यों मुझे आज थकान सी लग रही है। पवन हमेशा पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहता था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की तो रोशन लाल जी का बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ था। हालांकि रोशन लाल जी कई सालों से बीपी और शुगर की समस्या से ग्रस्त थे, लेकिन नियमित दवाइयों के सेवन से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। परंतु आज अचानक उनके बुझे हुए चेहरे ने पवन को चिंतित कर दिया। डॉक्टर ने रोशन लाल जी के लिए कुछ दवाइयां दी और पवन को लगातार उनकी निगरानी की सलाह दी। दवाइयां लेने के बाद भी रोशन लाल जी का बीपी और शुगर लेवल बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगातार कमजोरी महसूस हो रही थी। हफ्ते भर बाद जब उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी तो पवन उन्हें अस्पताल ले गया। अस्पताल में कई डॉक्टर पवन के परिचित थे, इसलिए रोशन लाल जी का तुरंत इलाज शुरू हो गया। डॉक्टरों ने रोशन लाल जी को कई महंगी दवाइयां और इंजेक्शन दिए, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर दिखने लगा। डॉक्टरों ने रोशन लाल जी को ठीक करने में पूरी ताकत झोंक रखी थी। इसके बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। करीब 15 दिन बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और पवन से कहा, न जाने क्यों इन्हें कोई दवा असर ही नहीं कर रही है। अब अस्पताल में रखने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। अब ईश्वर ही कोई करिश्मा कर सकता है। हमने तो सारी कोशिशें करके देख ली। अच्छा होगा कि ये जितने दिन जीवित रहें आपके साथ रहें। पवन निराश हो गया और अचेत रोशन लाल जी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में न जाने उसे क्या सूझी और उसने गाड़ी यश के स्कूल की तरफ घुमा दी। स्कूल पहुंचकर पवन ने प्रिंसिपल से यश के लिए हफ्ते भर की छुट्टी मांगी और उसे गाड़ी में बैठा लिया। पिता और पुत्र को लेकर पवन घर पहुंचा। उसने नाउम्मीदी के साथ रोशन लाल जी को बरामदे में पड़े बिस्तर पर लिटा दिया। रोशन लाल जी की आंखें बंद थीं। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। पास में ही खड़ा यश उनकी ओर देख रहा था। वो हैरान था कि आज दादाजी उससे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देर तक दादाजी को चुप देखकर उससे रहा न गया और दौड़कर उनके सीने से लिपट गया। यश का स्पर्श पाते ही 15 दिन से बेहोशी की हालत में पड़े रोशन लाल जी के शरीर में हरकत शुरू हो गई और कुछ ही देर में लगा मानो उनके अंदर कोई दैवी शक्ति आ गई हो। रोशन लाल जी की आंखें खुल गईं। वो अपने हाथों से यश का सिर सहलाते हुए बोले, कहाँ चला गया था रे तू? पता नहीं कितने दिन बीत गए तेरे साथ हक्कड़ बक्कड़ खेले हुए। यस, चल आज हम फिर खेलते हैं, लेकिन अब की बार कोई चालाकी मत करना बदमाश। इतना कहते हुए रोशन लाल जी बिस्तर से उठ बैठे और यश के साथ खेलने लगे। फिर हमेशा की तरह रोशन लाल जी आज पुनः यश से हार गए। हारने पर यश उन्हें हमेशा घोड़ा बनने की सजा देता था, इसलिए यश के बिना कहे ही रोशन लाल जी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। यश उनकी पीठ पर सवार होकर विजयी मुद्रा में खिलखिलाने लगा। यश की चहक सुनकर रोशन लाल जी के शरीर में फुर्ती आ गई और वो उसको गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर चल पड़े। ये सब वहां खड़े डॉक्टर भी देख रहे थे। वो हैरान थे। जिन रोशन लाल जी पर कई दिनों तक महंगी से महंगी दवाइयों का कोई असर न हुआ, आज उन्हीं रोशन लाल जी को उनके पोते के स्नेहिल स्पर्श ने कुछ ही क्षणों में दुरुस्त कर दिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें।
और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।